ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं ध्वनि बेवर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता नहीं ली जाती। बेवर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी ये स्वतंत्र नहीं होती। और बेवर्ण ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, ये स्वतंत्र नहीं होते। इनकी संख्या 33 होती है। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन बेवर्ण ध्वनियां, यानी व्यंजनों को हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते। जैसे का में आ जुड़ा है, बड़ा का बोल दिया तो का, बड़ा आ जुड़ा है। की बोल दिया तो एक ही मात्रा है। कु बोल दिया तो छोटा ऊ की मात्रा है। को बोल दिया तो ओ की मात्रा है। कौ बोल दिया तो ओ की मात्रा है। ऐसे ही हमारे जो है ना सब अक्षर, सब व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। इन्हें सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं व्यंजन होते हैं हमारे 33। अब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 हमारे वर्ग होते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में का कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, गवाड़ी, इंगा खाली, ये बोले जाते हैं कंठ से। इस का वर्ग जो होता है ना, वो हमारा कंठ से बोला जाता है। कंठ अर्थात गले से। क ख ग घ घ ड़ क आप स्पर्श कर सकते हैं हाथ को रख के और बोल सकते हैं क, ठीक है। अब उसके बाद में चा वर्ग में होते हैं चरका, छतरी, जा डंडा, वहां खाली, ये बोले जाता है तालव्य अर्थात हमारे मुंह के अंदर ऊपरी भाग का जो कठोर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ता। आप बोल सकते हैं छ। तो हमारी जीभ अंदर वाले तालव्य से टकराती है, तो ये वहां से बोले जाते हैं। अगला है टा वर्ग, टा टमाटर, ठठनेरा, डड़बड़ू, डड़कर, अड़ान खाली, ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ये मुंह के आगे वाला भाग जो होता है तालु का, दांतों के जस्ट पीछे आप बोल के स्पर्श कर सकते हैं ट ठ ड ढ, ठीक है। आप बोल के भी इन्हें स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कंठ होता है गला, तालव्य होता है हमारा ऊपरी हिस्सा, दांतों ऊपर वाले दांतों का पिछला, और ये टा वर्ग बोला जाता है दांतों के जस्ट आगे से। और ता वर्ग, ता था दा धा ना, ये हमारे दंत अर्थात दांतों से बोला जाता है। पा वर्ग हमारा ओठ से बोला जाता है, दोनों ओठों से। प फ, पा पतंग, प फ ब भ म, दोनों होठों से बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालव्य से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग हमारा दंत से बोला जाएगा, और पा वर्ग हमारा होठों से बोला जाएगा। अब यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन। या रा लावा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म सा संयम, सा षटकोण, सा सरता, आहल, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तालव्य अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं।
जब भी हम उस व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारे मुंह से हवा निकलेगी, उष्म थोड़ी सी गर्म हवा सी निकलेगी। श श श श श ह ह। आप स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छत्र ज्ञान, ये श्रावी होता है, और आगत वर्ण होते हैं जा फा ओ, जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा और समझिए। वत्सर्ज, वत्सर्ज यानी सा जा रा ला, सास जा रा और ला को वत्सर्ज बोलते हैं। ये दांतों के मूल से बोले जाते हैं। बा और फा जो है ना दांत, दंत और ओष्ठों से बोले जाते हैं। और हा हमारा स्वतंत्र यंत्र हा से बोला जाता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कंठ, ताला, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ये आपको याद रखना है। हाँ तो फ्रेंड आगे देखिए, आगे देखिए। अब हम आपको बताएंगे अल्प प्राण। हमारे उस वर्णमाला में अल्प प्राण है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। वे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, ड़, च, ज आप बोल सकते हैं, वायु आपको कम लगेगी, है ना, हमें वायु की मात्रा कम लगेगी। और आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं कि हमारे वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, है ना, जिन्हें हम कम वायु की मात्रा, उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगाकर बोलते हैं। ठीक है, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहते हैं, कहलाते हैं। महाप्राण है ना, जिनमें हम जैसे ख, क, खा, है ना, ठीक है, घ, छ, झ इनमें वायु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो खा, घा, छ, झा, ठा, ढा, था, तो ये जो है ना इनको हम हमारे वर्ग में दूसरा और चौथा वाला वर्ण है ना उसको हम महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। और महाप्राण में ऊष्म वर्ण भी आते हैं, महाप्राण में ऊष्म वर्ण भी आते हैं। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ महाप्राण में दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छत्र क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन? तो छा बनता है, का और सा से आ जोड़कर पूरा कंप्लीट छा हो गया। ता और रा से त्रा बनता है, और जा और वहां से ज्ञा बनता है, और सा रा से श्रा बनता है। क्लियर हो गया? हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्र, ज्ञा और श्रा। ठीक है, अब ये आपको बता दिया है। अब द्वित व्यंजन देखिए, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, जब एक व्यंजन अपने जैसा व्यंजन आ जाए और उससे वहां पर मेल हो जाता है और वो दुगने लिखाते हैं, डबल लिखाते हैं, उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, दो बार लिखाते हैं। जैसे पक्का है, पक्का में दो बार का आ गया तो का और का, पक्का, पक्का, कच्चा। ठीक है, तो ये जो दो बार व्यंजन आते हैं उन्हें हम द्वित व्यंजन कहते हैं। लल्ला, लल्ला में तो तीन बार आ गया लल्ला। अब संयुक्ताक्षर में देखिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त बनता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी जब एक व्यंजन
और दूसरे व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्त हो जाता है। जैसे संयुक्त में ही देखिए, संयुक्त में देखिए का और ता दोनों व्यंजन हैं और मिल गए तो संयुक्त हो गया, आधा का और ता हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण में वायु की मात्रा कम होती है, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण आते हैं। महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक होती है, दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारा छत्रज्ञ और श्रा ये मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन, जो व्यंजन दो बार आए उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का। और संयुक्ताक्षर, जब एक अक्षर दूसरे अन्य अक्षर से, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो हमारा वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि हमारी होती है तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण यानी अक्षरों के मिलने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। ठीक है, और वर्णों के विच्छेद को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहा जाता है। तो संधियां हमारी होती है तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दोनों स्वर, दोनों तरफ क्या होते हैं? स्वर। दोनों स्वरों को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि हिंदी में 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसके दोनों तरफ क्या होंगे? स्वर होंगे। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के स्वर या व्यंजन से के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें एक तरफ क्या होता है हमारा व्यंजन, उस तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए व्यंजन, इस तरफ व्यंजन है, उधर स्वर या व्यंजन हो सकता है, इधर विसर्ग है, उधर स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। स्वर में दोनों तरफ स्वर होंगे, व्यंजन में व्यंजन और स्वर व्यंजन, विसर्ग में भी एक तरफ विसर्ग और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्यंजन जो है ना, व्यंजन संधि में इस तरफ व्यंजन होते हैं, व्यंजन में हलंत लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। और जिन व्यंजनों की नीचे हलंत लगा रहता है तो वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, अर्थात ये व्यंजन है। जिस वर्णों में हलंत लगा रहता है वो व्यंजन की पहचान होते हैं। तो जब भी हम व्यंजन संधि का संधि विच्छेद देखेंगे तो एक तरफ हमारा व्यंजन होगा और उसमें हमारा हलंत लगा होगा। इस तरफ संधि विच्छेद देखेंगे तो एक तरफ हमारा विसर्ग लगा होगा। यहाँ जो हम स्वर संधि में विच्छेद देखेंगे तो दोनों साइड क्या होगा? हमारा स्वर संधि होगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं
तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे एक एक प्रकार से सब संधियों को पढ़ते हैं।